हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम दृष्टि आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अक्सर आप लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि यूपीएससी की तैयारी हम कहां से करें, यूपीएससी की तैयारी कब शुरू की जाए और यूपीएससी की तैयारी कौन से माध्यम से की जाए, यूपीएससी की तैयारी ऑफलाइन की जाए या ऑनलाइन की जाए, यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या लाखों रुपए की ज़रूरत है या फिर आप सेल्फ स्टडी से घर पे बैठ के ही गांव में बैठ कर के भी तैयारी कर सकते हो। तो इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट आपको लगता है, तो आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने एक फॉर्म की लिंक को डाल दिया है, गूगल फॉर्म जिसे हम कहते हैं। तो गूगल फॉर्म पे आप अपनी इंक्वायरी भर देंगे और हम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे और हम आपके एक एक डाउट को सॉल्व कर देंगे कि आखिर इस तैयारी को कैसे करना है, और बिल्कुल आपसे बातचीत करके वीडियो कॉल के माध्यम से। तो आप एक एक चीज जान जाएंगे आसान तरीके से कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करना है। लेकिन हम यहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी आप कैसे शुरू कर सकते हो और कब शुरू कर सकते हो, कौन सी उम्र में आप शुरू कर सकते हो और कितने अटेम्प्ट्स होते हैं अलग अलग कैटेगरीज को लेकर के, उन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस पूरी प्रक्रिया को और पूरी चीज़ों को, किस तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप मान लेते हैं कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये सोने पे सुनहरा मौका जो कहते हैं ना हम लोग, सबसे शानदार मौका है कि अभी से तैयारी शुरू कर दो। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तब भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब भी आप इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी आप इस तैयारी को कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि एग्जाम देने को कब मिलेगा आपको। तो एग्जाम देने के लिए जरूरी है, यदि मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा जब आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपकी उम्र 21 वर्ष की हो गई हो। तो ये एक महत्वपूर्ण जरूरत है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 21 वर्ष की, और फाइनल ईयर में आप हो। आप ग्रेजुएट हो गए तब भी दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन होते हो वो स्नातक होती है, यानी ग्रेजुएशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि आप कब तक एग्जाम दे सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट आज मान लीजिए 21 साल से तैयारी शुरू कर देता है, तो कब तक वो एग्जाम दे सकता है। तो इसमें सभी कैटेगरीज को लेकर के अलग अलग प्रावधान है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की, जिसे हम लोग जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो सामान्य वर्ग की बात करते हैं तो ये 32 वर्ष तक एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए अटेम्प्ट भी फिक्स हैं कि आप मैक्सिमम इतने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 32 साल तक अटेम्प्ट दे सकते हो, लेकिन आप केवल 6 अटेम्प्ट ही दे सकते हो। यहीं पे यदि आप ओबीसी से हैं, तो ओबीसी से यदि आप हैं तो आप 35 वर्ष तक की उम्र तक अटेम्प्ट दे सकते हैं, और आप जो है केवल 9 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं। यदि आप SC ST हैं तो आप जो है यहाँ पे 37 ईयर तक अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, और आप जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं वही अटेम्प्ट होंगे, है ना। बाकी जो दिव्यांग कैटेगरी में है तो उनके लिए स्पेशल प्रावधान है 12 ईयर का, कि 12 ईयर तक एक्सटेंडेड, मतलब आपको एक्स्ट्रा ईयर मिल जाते हैं इन सभी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये तो एक मोटा मोटी बात हुई कि एज की, कि कब तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात होती है कि कब तैयारी शुरू करने देनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी क्या अभी से शुरू कर सकता हूं। तो यस, यदि आप इन क्राइटेरिया में है जो मैंने आपको उम्र के क्राइटेरिया बताए हैं, मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, वो 30 साल की उम्र पे है, 29 साल की उम्र पे, 28 साल, बिल्कुल तैयारी कर देनी शुरू कर देनी। 21 साल पे तो कर ही देनी है ना, इतने पे तो कर ही देनी है आपको तैयारी शुरू, क्योंकि अब आपके पास समय है ठीक ठाक। मैं तो कहता हूं कि जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हैं तुरंत आप तैयारी शुरू कर दो। अब 3 साल जो है आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जहां पे अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो।
ग्रेट। तो तैयारी करने की ये बात हो गई। अब बात आती है कि सर कौन से माध्यम से तैयारी की जाए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर कौन से माध्यम से तैयारी की जाए, सर मैं इंग्लिश मीडियम चूज करूं या हिंदी मीडियम चूज करूं। आपको इस बात को सुनिश्चित कर लेना है कि कौन सा माध्यम में आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, कौन से माध्यम में अच्छे से चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, और कौन से माध्यम में अपनी बातों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। जिस भी माध्यम में आप अपनी बातों को अच्छे से प्रस्तुत कर पाए वो माध्यम आपको चुन लेना है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया है नहीं। इस बात को लेकर के आप परेशान रहेंगे कि इंग्लिश मीडियम के लोगों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है या हिंदी मीडियम के लोगों का कम, तो ये भ्रम मात्र है एक। अब आप सोच रहे होंगे कि भ्रम कैसा है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो क्या आप जबरदस्ती अंग्रेजी ले लेंगे? मान लो अंग्रेजी से सिलेक्शन ज़्यादा होते भी हैं, इस बात को हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो आपको इंग्लिश तो आती नहीं है, तो आप इंग्लिश माध्यम कैसे ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम कैसे ले सकते हो? या तो आप इंग्लिश सीखो, फिर 1-2 साल उसमें लगाओ। इससे बेटर है कि हिंदी में अब बहुत कंटेंट है, बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत शानदार अध्यापक हैं जो कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में इस तैयारी को करा रहे हैं। तो आप हिंदी माध्यम चुनो, आपका जो माध्यम है वो चुनो। आप अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहो, अपनी एक्सप्रेशन में कंफर्टेबल रहना चाहिए और अपनी प्रेजेंटेशन में आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए। यही मात्र सत्य है, इसके अलावा और दूसरा कोई सत्य नहीं है इस एग्जाम को लेकर के। तो माध्यम का कंफ्यूजन मुझे लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि सर तैयारी में ऑनलाइन करूं या ऑफलाइन करूं, तो ये बहुत क्लियर है कि इस तैयारी को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है गुरुजी? दोनों में अंतर सबसे बड़ा फीस का है। जो मुझे लगता है सबसे बड़ा जो अंतर है वो फीस का है कि ऑनलाइन तैयारी जब आप करते हो तो कंपैरेटिवली कम फीस लगती है। काफ़ी कोचिंग ऐसी हैं जो कि बहुत कम फीस में आपको तैयारी करा रही हैं। हमने एग्जाम दृष्टि ने भी सोचा कि आप लोगों को कम से कम फीस में तैयारी की जाए, तो हम केवल और केवल आपको 7,999 रुपए में पूरा प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स लेके आ गए हैं, है ना। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे और साथ साथ में अभी पूरे पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको ऑनलाइन कितना आसान है। आप अपने घर पे बैठे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी डाउट होता है तुरंत अपने अध्यापक को फोन लगाया, अपने टीचर को फोन लगाया, आपकी बात हो जाएगी, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आसान है। घर का खाना मिलेगा, माँ के हाथ का खाना मिलेगा, परेशानी नहीं होगी। आप ऑफलाइन आते हैं, मुखर्जी नगर की बात करें या फिर मैं करोल बाग की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, तो एक तो जो कोचिंग माफिया लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़े, वो लाखों रुपए की फीस आपसे ले रहे हैं। 2 लाख 2.5 लाख रुपए की फीस ले रहे हैं। सच्चाई है कि ऐसा वो 2.5 लाख रुपए वाला कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। आपसे वो एसी का खर्चा निकाल रहे हैं, आपसे वो टेबल बेंच का खर्चा निकाल रहे हैं, और आपसे ही वो आपके बैठने का खर्चा से लेके सारी चीजें आपसे वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब जरूरी है कि आप इन सब मोह माया में ना पढ़ करके आराम से घर बैठ के एक अपना रूम कोई सेपरेट कर लो और वहां बैठकर पूरी तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन ही। मेरा ये व्यक्तिगत सजेशन है। ठीक है, रही बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में बहुत ग्लोरीफाई किया गया है मुखर्जी नगर में, करोल बाग में। मैं दिल्ली से ही, मुखर्जी नगर से आपको ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे जबरदस्ती का ग्लोरिफिकेशन किया गया है कि यहाँ पे आओगे तो ये माहौल सीख जाओगे, वो माहौल सीख जाओगे। मेरा कहना है कि तुम्हें माहौल नहीं सीखना है, तुम्हें तैयारी करना है, तुम्हें सिलेक्शन लेना है ना। माहौल के लिए नहीं है आप इस लाखों रुपए की फीस ले रहे हो, मेरा मानना ये है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की यदि कुछ दिल में रहता है कि नहीं मुझे वहीं पे पढ़ना है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सजेशन मेरा है कि ऑनलाइन भी एक अच्छा विकल्प आया है, बाकी ऑफलाइन भी अच्छा विकल्प है। यदि आपके अध्यापक ठीक है, आपको सही गाइडेंस देते हैं, आपकी अध्यापकों से प्रॉपर बात होती है, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है और फीस कम है तो ठीक है। सो एक बात हो गई, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आप चुन सकते हैं, आपका ये पूरा फ्रीडम है कि किस तरीके से आप क्या करोगे। अब बात आती है कि सर मुझे ग्रेजुएशन के दौरान से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर अभी तो मेरे ग्रेजुएशन का समय चल रहा है। देखो, ग्रेजुएशन के समय में सबसे अच्छी बात ये होती है कि घर वालों का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है आपके पास। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, घर वाले लोग भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे होते, वो भी सोच रहे होते हैं कि बच्चा ग्रेजुएट तो हो जाए। यदि तुमने ग्रेजुएशन के जो 3 साल हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो आपके लिए बड़ा माइलेज क्रिएट करने वाला है। मैं कह सकता हूं कि बड़ा फायदा क्रिएट करने वाला है। आने वाले समय में आप
कई स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, अपने बैचमेट से आगे हो जाओगे, अपने आसपास के लोगों से आगे हो जाओगे। और वो कैसे हो जाओगे मैंने बताया, क्योंकि आपने वो 3 साल अपने आप को तपाया है। तो मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन में यदि आप हैं तुरंत तैयारी शुरू कर दो, और यदि आप बाद में चाहते हैं तैयारी तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद भी कर लो। आपको 2 से 3 साल इस तैयारी के लिए प्रॉपर देना है। 1 से 1.5 साल में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और मैक्सिमम यदि समय लगता है तो 1-1.5 साल और लगेगा, यदि आपके पास सही अप्रोच और सही गाइडेंस है। मैं बता रहा हूं, मुखर्जी नगर की स्थिति ये है, यहाँ पे असफल लोगों का अड्डा है। ये मुखर्जी नगर करोल बाग असफल लोगों का अड्डा है, ये सच्चाई है। इस बात को लेकर के कुछ लोगों को बुराई हो सकती है मुझसे, लेकिन ये सच है। तो मैं कहता हूं इस असफलता की जगह पे मत आओ, आराम से एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल में अपने घर पे रह के बढ़िया सी पढ़ाई करो, वो आपके लिए काफी है। सो ये बात हमारी ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, ग्रेजुएशन वर्सेस, ये सारी बातें हो गई, मीडियम की बात हो गई। अब बात आती है कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और ये इन मुद्दों पे हमें बात करनी है। तो आइए हम बात करते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है। पैटर्न का तात्पर्य होता है कि कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, और कितने घंटे के और कितने मार्क्स के पेपर होते हैं। इस तरीके की जो बात होती है एक ओवरऑल, वो हम पैटर्न के तौर पे काउंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपीएससी की पूरी तैयारी है, ये 3 चरणों में संचालित होती है। 3 चरण होते हैं इसके, 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी या प्रीलिम, है ना, या फिर हम प्रारंभिक परीक्षा के तौर पे समझते हैं। द्वितीय जो फेज होता है या दूसरा जो फेज होता है वो होता है हमारा मुख्य परीक्षा या मेंस, मुख्य परीक्षा। और जो तीसरा फेज होता है वो होता है इंटरव्यू, तीसरा फेज होता है इंटरव्यू। तो ये 3 फेज से आपको गुजरना होगा। अब हम तीनों फेजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात जो होगी वो होगी प्रीलिम को लेकर के। आखिर की प्रीलिम का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या है। तो प्रीलिम के एग्जाम का जो पैटर्न है, मुख्य तौर पे इस पे 2 परीक्षा होंगी आपकी, यानी एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका जीएस का और एक पेपर होगा आपका सीसेट का, जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, और जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज की यदि मैं बात करूं तो ये 200 अंकों का पेपर होने वाला है आपका, 200 अंकों का ये पेपर होगा। और 200 अंकों के अलावा इसमें यदि मैं बात करूं तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होने वाला है। और इसमें 1/3 की जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी जो है नकारात्मक दंड दिया जाएगा, या दंडात्मक जो अंक है वो दिए जाएंगे 1/3 मार्क्स, ठीक है, यानी 2 का 1/3 वो दिया जाएगा आपको। इसी तरीके से सीसेट की बात करें तो ये पेपर भी 200 अंकों का होगा, और ये इसमें 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें आपको 33% प्रश्नों को सही करना जरूरी होता है। इसमें भी आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पेपर 2 घंटे का समय, 2 घंटे में करना होता है, और ये भी आपको 2 घंटे में करना होता है। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव, यानी आपको गोले भरने होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C D, आपको गोले भरने होंगे, ठीक है। मान लो आपका आंसर सी है तो आपको सी आंसर भरना होगा, राइट। तो ये इसका पैटर्न होता है प्रीलिम का। अब प्रारंभिक जो परीक्षा है, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है, यदि आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा की स्थिति क्या है? मुख्य परीक्षा में आपके कई सारे पेपर होने वाले हैं, कई सारे एग्जामिनेशन होंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें होगा आपका जीएस के 4 पेपर, जिसे हम लोग GS1, GS2, GS3 और GS4 के नाम से जानते हैं। इसको हम सामान्य तौर पे एथिक्स कहते हैं, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का पेपर है, ठीक है। ये प्रत्येक जो पेपर होंगे ये आपके 250 अंकों के होने वाले हैं। ये भी 250 का, ये भी 250 का, और ये भी 250 का। ये इस तरीके से आपका पैटर्न होने वाला है। उसके बाद यदि मैं समय सीमा की बात करूं कि आपको समय कितना दिया जाएगा, तो 3 घंटे का इसके लिए, 3 घंटे का इसके लिए, 3 घंटे का इसके लिए, और 3 घंटे का इसके लिए। ये दोनों पेपर 1 दिन होंगे, ये दोनों पेपर 1 दिन होंगे।
ग्रेट। उसके बाद भी कुछ होता है क्या? यस, मुख्य परीक्षा जैसे मैंने बोला कि एक बड़ी परीक्षा है, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी एग्जाम होते हैं। तो इसमें एक पेपर होगा आपका ऐसे राइटिंग का, इसमें होगा एक पेपर ऐसे राइटिंग का यानी निबंध लेखन का, और जो कि होगा 250 अंकों का। तो ये भी कितने? 250 अंकों का। और ये इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। निबंध में आपको 2 निबंध लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये 125 नंबर के 2 निबंध 3 घंटे में आपको लिखने होते हैं। अब इसके अलावा भी क्या कुछ होता है? यस सर, इसके अलावा भी होता है। इसके अलावा आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, जिसे हम लोग हिंदी में वैकल्पिक विषय कहते हैं। कोई भी विषय चुन सकते हो आपके मन के तरीके से। जो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन देता, उसमें विषयों की एक सूची होती है, उन 26-27 विषयों में से आप कोई सा भी विषय चुन सकते हो। तो ये एक बात होगी। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब मान लेते हैं कि आपने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लिया समाजशास्त्र, तो समाजशास्त्र अच्छा लगता है। समाजशास्त्र यदि आपने विषय चुन लिया तो इसके 2 पेपर होंगे, आप है ना, इसके भी 2 पेपर होंगे। एक को हम बोलेंगे पेपर 1 और एक को बोलेंगे पेपर 2। और ये पेपर 1 और 2 एक ही दिन होंगे, और इस पेपर 1 और 2 दोनों ही 250 अंकों के होंगे, 250 अंकों के। यदि अब हम इस तरीके से इन सबका टोटल करें तो आप देखेंगे कि ये 250 इंटू 4 यानी हो गया 1000, और ये 1250, और ये इस तरीके से 1750, 1750 नंबर की मुख्य परीक्षा होती है। लेकिन आपको एक और बात को याद रखना है, जानना है कि यहाँ पे 2 पेपर ऐसे होते हैं जो केवल और केवल जो है उनके अंक जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। वो 2 पेपर कौन से होते हैं? तो एक तो आपकी भाषा का पेपर होता है, लैंग्वेज का। मान लो आपने कोई भी भाषा चुन ली, हिंदी भाषी क्षेत्र जो है हिंदी भाषा को चुनते हैं, और एक कंपलसरी लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश का एक कंपलसरी पेपर होता है। तो ये 2 पेपर 300 अंकों के होते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा की जब लिस्ट बनती है तो इनके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। मुख्य परीक्षा की जो लिस्ट जोड़ी जाती है या मुख्य परीक्षा के लिए जब मेरिट बनती है तो ये नंबर नहीं जोड़े जाते हैं, बस इनको क्वालिफाई मात्र करना होता है। यानी बेसिक अंग्रेजी आती हो और बेसिक हिंदी आती हो तो आपका यहाँ पे काम बन जाता है। इसके नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, आप अधिकारी बनने वाले हो, आईएएस अधिकारी बनने वाले हो, तो आपके लिए जरूरी है कि ये आपको इतना आए, इतना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो अब आपने देखा कि ये 1750 अंकों का पूरा मुख्य परीक्षा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इसके अलावा और क्या है, तो अंतिम फेज यानी थर्ड जो फेज है, थर्ड फेज जिसे हम बोलते हैं, थर्ड फेज होता है इंटरव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड पार्ट। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि देखो, जब तक आप प्रीलिम क्वालिफाई नहीं करोगे तो इंटरव्यू की वीडियो देखते भी रहोगे तो क्या हो जाएगा। जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप इंटरव्यू की वीडियो देखते रहोगे तो क्या होगा, है ना। सच्चाई ये है कि हमें अच्छी तरीके से प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू में अच्छे से लग के पढ़ना होगा, तब जाकर फाइनल लिस्ट में नाम आएगा और आईएएस अधिकारी बनोगे। इसके लिए सही गाइडेंस, सही रणनीति बहुत जरूरी है। इस लास्ट में मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। सो इंटरव्यू आपका होगा कितने अंकों का? ये होगा आपका 275 अंकों का। वेरी इंपॉर्टेंट, 275 अंकों का इंटरव्यू होगा। तो यदि आपकी जब फाइनल लिस्ट की जब बात आती है, यानी फाइनल लिस्ट जब आपकी बनेगी तो आपके मेंस के और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे। मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे। तो मेंस और इंटरव्यू के मेन अंक कितने हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 1750 नंबर तो आपने ये बताए थे, और ये 275 अंक हैं, तो इस तरीके से ये 2025 अंकों का ये पूरी परीक्षा होती है, जिसके आधार पे मेरिट बनती है। इसमें यदि आप अच्छे नंबर लेके आ जाते हो, 40-45% से ऊपर लेके नंबर आ जाते, तो ये मान लो कि आईएएस तो बनना है तुम्हें, उससे कोई रोक ही नहीं रहा है ना। तो ये बात हुई हमारी पैटर्न की। यदि इसमें मूल तौर पे बात करें कि कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, तो विषय सामान्य तौर पे यदि हम बात करें तो इसमें अलग अलग पेपर में अलग अलग विषय पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम जीएस की बात करते हैं, तो जीएस या प्रीलिम की जब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, है ना, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और अन्य जो जीएस के विषय हैं वो सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। मोटा मोटी हमने आपको बताया है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि सी सेट जो दूसरा पेपर हो रहा है, जो हमने बताया अभी आपको कुछ पहले, तो सी सेट में आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रहेंशन, जिसे हम गद्यांश भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा मैथमेटिक्स यानी गणित, और उसके बाद हमसे पूछी जाएगी तार्किक शक्ति यानी रीजनिंग। तो ये 3 सेगमेंट को मिला करके बनता है जो है हमारा रीजनिंग का पेपर। हालांकि इसमें जो है एक डिसीजन मेकिंग वाला भी पोर्शन जुड़ा हुआ है सिलेबस में, लेकिन वो सिलेबस मतलब शुरुआत में पूछा जा रहा था, इस समय नहीं पूछा जाता है वो, लेकिन यूपीएससी कभी भी पूछ ले, वो यूपीएससी की मर्जी है। उसके बाद मुख्य परीक्षा में जैसे हमने जीएस के अलग अलग पेपर बताए, तो जैसे जीएस 1 में आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाएगी, आपसे भारतीय समाज के बारे में बात पूछी जाएगी। जीएस 2 की जब हम बात करते हैं तो आपसे पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब पूछा जाएगा, आपसे इंटरनल जो है रिलेशन पूछा जाएगा, आपसे सोशल इशूज यानी सामाजिक मुद्दों के बारे में आपसे समझ रखने की उम्मीद की जाती है पेपर 2 में। वहीं पेपर 3 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपसे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के बारे में आपसे पूछी जाएगी, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछी जाएगी। उसके बाद जो है आपसे इन्वायरमेंट के बारे में बात पूछी जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात पूछी जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, इन सब चीज़ों के बारे में पेपर 3 में बात होगी। और पेपर 4 में इथिक्स एंड इंटीग्रिटी की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो जो भी ऑप्शनल आप चुनोगे तो उससे संबंधित वो प्रश्न होंगे। ऐसे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका पूरा एक सिलेबस है। ठीक, बाकी डिटेल सिलेबस यदि हमें चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना, या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्ड सिलेबस भी मिल जाएगा, इसकी पूरी बुकलेट भी आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने पहले बोला है कि आपको गूगल लिंक एक है, गूगल फॉर्म की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी लगाई हुई है, साथ साथ में हमने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट किए, उस पर भी आप कमेंट करके जो है जानकारी ले सकते हो, उसमें अपनी जानकारी फिल कर देना, हमारी तरफ से आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ग्रेट। अब बात आती है कि सर ये बताओ कि आप कैसे तैयारी कराते हैं, क्या आप लोग भी तैयारी कराते हैं? यस, अभी हमने एक बैच लॉन्च किया, लक्ष्य आईएएस। लक्ष्य आईएएस जब हमने पहला बैच लॉन्च किया जो कि 11 दिसंबर से प्रारंभ होना था, और उस बैच में हमारे पहले ही बैच में हमने 100 स्टूडेंट का टारगेट रखा था, और पूरे के पूरे 100 स्टूडेंट 3 से 4 दिन में पूरा एडमिशन ले चुके थे। अब बात आती है कि हम चूंकि कम फीस पे बैच था, और ज़्यादातर स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि हम लोग जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत क्वालिटी वाली प्रोवाइड करा रहे हैं। सो अब हमने बहुत सारे और कुछ स्टूडेंट बचे थे, तो उन्होंने बोला कि सर दूसरा बैच भी लॉन्च किया जाए, तो हमने आपके लिए दूसरा बैच भी लॉन्च किया है, और बैच का नाम है लक्ष्य 2.0। बात इस बात पे चल रही थी कि इसकी क्या फीस बढ़ा दी जाए, लेकिन फिर ये बात हुई कि चलो यदि पहले वाले स्टूडेंट ने कुछ फ़ायदा उठा लिया तो दूसरे वाले लोगों को ही मिली जाए, क्योंकि ज़्यादा दिन का अंतराल भी नहीं था, और इतनी ज़्यादा महंगाई इतने दिनों में नहीं बढ़ती है, एक आध सप्ताह या 2 सप्ताह में। ठीक है, खैर, तो हमने आप लोगों के लिए एक बैच लेके आए हैं हम लोग, लक्ष्य 2.0। ठीक, मैं आपको इस बैच की सारी डिटेल बता देता हूँ, कैसे आप ज्वाइन करोगे, इस बैच के बारे में कहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सब कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लक्ष्य 2.0, 2025, 26 या 27 के लिए तैयारी करने वाले उनको सामान्य अध्ययन का एक फाउंडेशन बैच मिल रहा है, जिसका नाम है लक्ष्य 2.0। इसमें आपको प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी होने वाली है। बैच की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। ये बैच लगभग 15 से 16 महीने का इसमें समय लगेगा आपको, क्योंकि बहुत थोरोली आपकी क्लासेस होने वाली हैं। आपको 2 क्लासेस डेली मिलने वाली हैं इस बैच में, और 3 वर्षों तक ये बैच आपके पास रहेगा। आप इनको कई बार वीडियोस को देख सकते हो। कई बार होता है ना, आपसे कोचिंग वाले बोलेंगे नहीं आप वीडियो को एक ही बार देख सकते हो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, आप वीडियो को कितनी भी बार देखो। ठीक, उसके बाद 3 वर्षों तक वीडियोस को असीमित बार देखने की आपके पास छूट मिलती है। उसके बाद प्रत्येक जो टॉपिक है, प्रत्येक सब्जेक्ट, उनके नियमित क्लासेस होने वाली हैं, और यहाँ पे कक्षा जो है ये मिल होंगी वो एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन पे होंगी। एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में भी हमने कमेंट की तो वो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में तो है ही, और प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप एग्जाम दृष्टि सर्च करोगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ से बैच कब से प्रारंभ हो रहा है, तो 25 दिसंबर से बैच प्रारंभ हो रहा है। 25 दिसंबर से ये बैच प्रारंभ हो रहा है, लक्ष्य 2.0। ग्रेट। अब अच्छी बात क्या है कि तुम यदि 25 दिसंबर से पहले इस बैच को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके लिए फायदा ये होगा कि आपके लिए इसमें जो सीसेट है, सीसेट चूंकि ये सामान्य अध्ययन आप दिख रहा है, आपको सीसेट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी यदि आप 25 तारीख के पहले ज्वाइन कर लेते हैं। ग्रेट।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको नंबर ऑलरेडी दिया, फिर भी आप नंबर आपके स्क्रॉल जहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे पट्टी पर चल भी रहा है, पहला नंबर मेरा ही है, तो आप कॉल कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात कि ये ऐप हम कैसे खोलेंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और एग्जाम दृष्टि ऐप आप खोलेंगे ना, तो आपको एग्जाम दृष्टि ऐप खोल करके उसमें रजिस्टर कर लेना आईडी पासवर्ड डाल करके, यानी पहले आपको उसमें साइन अप करना होता है ना, कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पहले में साइन अप, तो उसमें फ़ोन नंबर आपसे पूछेगा, आपसे आपका नाम पूछेगा, वो सही सही डाटा आप जरूर लिखना, ठीक है। सो आपसे ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे देन फिर आप इस कोर्सेज वाले सेगमेंट में जाएंगे। आप ये देख पा रहे होंगे ये एक कोर्सेज वाला सेगमेंट दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा स्टेप है, यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, होम, ऑल कोर्सेज, यूपीएससी प्रीलिम, फाउंडेशन इत्यादि। अब आपको करना क्या है कि आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। जब आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको कई इस तरीके, एक सेकंड, हाँ, इस तरीके से आपको ना ये लक्ष्य बैच ये दिखेगा, ठीक है, एक लक्ष्य बैच दिखेगा आपको, लक्ष्य 2.0। तो अब इस बैच को आपको क्या करना है, इसमें आप नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो इसकी सारी विशेषताएं ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वो देख सकते हो। इसकी फीस भी देख सकते हो कि आपकी फीस होगी केवल और केवल इसमें 7,999, ठीक। इसको आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, जो नीचे आप देख रहे होगे है ना, यहाँ पे आप शायद आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं अब यहाँ से ये हटा देता हूँ, तो ये आप देख रहे होगे नीचे बाय नाउ का आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, ये बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट के लिए बोलेगा, है ना, तो यहाँ पे ये लक्ष्य IAS 2.0 और पे ऑनलाइन करने का ऑप्शन आएगा, राइट, पे ऑनलाइन करने का ऑप्शन आएगा। फिर आपको आपके जो भी मीडियम है, जो भी माध्यम है, आप UPI से पेमेंट करना चाहते हो, पेटीएम से करना चाह रहे हैं, गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम या अदर कोई भी नेट बैंकिंग से करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, डेबिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, वैलेट से, EMI से करना चाह रहे हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नाउ कर देंगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा और आप सक्सेसफुली कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। तो ये हमारा पूरा ये था कि आप किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल बेसिक से करोगे। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है कि सर मैं कैसे करूंगा, अभी भी स्टिल कई बार होता है बच्चों के दिमाग में ना कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो आपको सिंपल सी एक ऑप्शन है आपके पास, एक नंबर पे आपको मैसेज जरूर कर देना है कि सर आप मुझे गाइड कर दीजिए। और आपके पास ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी से यदि तुम लग जाओगे तो 2025 का एग्जाम तुम्हारा होगा। 2025 के एग्जाम को तुम अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे, क्योंकि लगभग 1.5 साल का समय हमारे पास है। और 2026 वालों के लिए भी अच्छा खासा समय है, 27 वाले ग्रेजुएशन वाले जो होंगे अभी, वो तो लग ही जाओ तुरंत, प्रॉपर समय दे के लगो, बहुत अच्छा है। आपको एक मौका मिला है कि केवल आपको कम से कम फीस में, केवल 7,999 में नहीं 7,999 में ये पूरा मौका मिल रहा है तैयारी का। देर मत करो, स्टेप लो, डिसीजन लो, क्योंकि डिसीजन लेने से ही कुछ होगा। डिसीजन ले लोगे तो काम अच्छा हो जाएगा, डिसीजन जो नहीं ले पाया समय पे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।